हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मेन चैप्टर नंबर 4 में जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही पढ़ने वाले हैं। यह कहानी जो है यह कहानी यह जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कहानी है या कविता है या निबंध है, यह क्या है, यह आपको सभी को पता है कि नाखून क्यों बढ़ता है। यह एक निबंध है जो कि ललित निबंध है। और इसके लेखक की बात करें तो इसका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि नाखून को हजारों बार काटा गया, इसीलिए इस निबंध के जो ललित निबंध है इसके लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके जन्म की बात करें तो अगर पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न आ सकते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, अगर पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसकी मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में 1989 ईस्वी में है। आपको याद रखना है कि अगर इसकी मृत्यु पूछे तो 1989 ईस्वी में कहाँ पर, तो दिल्ली में। चलते हैं तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं, आज पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है, इसके आज सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो कि आपको पिछली क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव और इसका परिचय मिल गया है, आपने पढ़ लिया होगा। चलते हैं, आज अब पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपने कहानी समझ लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलते हैं, पहला प्रश्न आपको स्लाइड पर दिख रहा है कि पहला प्रश्न है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया मनुष्य के आदर्श कैसे नहीं बन सकती, क्योंकि वो मरे हुए बच्चों को गोद में दबाए रखती है। जो कि मरे हुए बच्चों को भी गोद में दबाए रखती है, वो मनुष्य का आदर्श कैसे बन सकती है। चलते हैं इसके इस प्रश्न का जो है पहला प्रश्न का आंसर को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको कि लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन समय से हटकर जीवन यापन करने की प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन समय से हटकर कहा है कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। इससे लेखक का भी यह जो लेखक ने कहा, इससे लेखक का अभिप्राय यानी कि लेखक का कहना क्या है, यह आपको स्पष्ट करना है, यह आपको दर्शाना है। चलते हैं कि लेखक ऐसा कहने का लेखक का अभिप्राय यह है कि मरे हुए बच्चों को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कि मरे हुए बच्चों को जो गोद में दबाए रखती है वह बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि मनुष्य जो अभी है मनुष्य है वह पहले एक पशु था। चलते हैं आगे कि मरे हुए बच्चों को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि प्राचीन विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। क्योंकि वह रूढ़िवादी विचारधारा और विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। चलते हैं आगे के मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के लिए आपको शायद कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य को बुद्धिजीवी होने के लिए स्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को बुद्धिजीवी होने के लिए स्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि यहाँ पर बताने के लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यहाँ पर है कि लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन समय से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है। किस प्रसंग में कहा है, जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती।
वही यहाँ पर फिर आपको पढ़ना है कि इससे लेखक का अभिप्राय यह है कि मरे हुए बच्चों को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि विचारधारा नहीं बन सकती, क्योंकि प्राचीन विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के लिए समय के अनुसार जो है उसे साधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि समय बढ़ता गया तो उसके साधन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत समय बढ़ गया है कि समय बहुत सारी साधन हो गया है, उसका मनुष्य को प्रयोग करना चाहिए बुद्धिजीवी होने के लिए। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है। मनुष्य जो है नाखून को बार बार क्यों काटता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि मनुष्य नाखून को बार बार काट देता है, क्योंकि नाखून हजारों बार काटता है लेकिन फिर भी नाखून आ जाते हैं। नाखून कैसे आता है? नाखून को कौन जलाता है? नाखून को जो है प्रकृति जलाती है, क्योंकि मनुष्य तो नाखून को काट देते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति उसको जलाए जा रही है। चलते हैं कि इसका पढ़ते हैं कि नाखून को बार बार मनुष्य क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को काट देता है क्योंकि वह पार्श्व वृत्ति यानी कि पिछली जो पशुता को अपनाना नहीं चाहता, इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काट देता है। उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। नाखून जो पहले के ज़माने में यानी कि लाखों वर्ष पहले नाखून को अस्त्र के रूप में माना जाता था। नाखून एक अस्त्र था जिससे कि वो अपने जीवन की रक्षा करता था, लेकिन अब उसे नाखून को जो है सौंदर्य का रूप देने लगा। नाखून को सुंदर बनाने के लिए नाखून को सुंदर का प्रयोग करने लगा। चलते हैं आगे। इसमें नयापन लाने से संवारने एवं पशु से भिन्न दिखाने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। प्रारंभिक काल से मानव में एवं पशु एक समान थे। प्राचीन काल में जो है पशु और मानव जो थे क्या थे? एक समान थे। प्रारंभिक काल में कि पहले के समय में मनुष्य और मानव एक समान थे। मनुष्य भी एक पशु ही थे। पशु और मनुष्य एक समान थे।